Hello students, this is Manish Parekh in front of you. In this class we are going to discuss a new topic, that is relation between EMF of cell and equilibrium constant. So our topic is relation between EMF of cell and equilibrium constant. So for this we have to understand about the equilibrium constant. And what is the EMF of cell? I have actually explained in previous classes, so you have to see these videos to understand this concept of EMF cell. इस क्लास में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि EMF of cell और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। तो वैसे तो ये इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर 11th के अंदर आता है, तो फिर भी मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। अगर मैं गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन लिखूं तो गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन हमने कुछ इस तरीके से लिखी थी। ये थी हमारी गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन, ठीक है। ये मैंने यूनिडायरेक्शनल लिखी है, यानी कि इससे ये कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ऐसी कंडीशन आ जाए कि जितना Zn से Zn+2 कन्वर्ट हो रहा है उतना ही Cu से Cu+2 कन्वर्ट होने लग जाए, यानी कि जो बनने का टेंडेंसी है, जितना Zn से Zn+2 कन्वर्ट हो रहा है उतना Cu से Cu+2 कन्वर्ट होने लग जाए, यानी कि रिएक्शन कैसी हो जाए, रिवर्सिबल हो जाए। यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारे गैल्वेनिक सेल थे, इसमें हमने जिंक की रॉड रखी, इसमें हमने कॉपर की रॉड रखी। यहां पे हमारा सॉल्यूशन था ZnSO4, यहां पे हमारा सॉल्यूशन था CuSO4। तो यहां हमने क्या देखा था कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मींस Zn से Zn+2 आ रहा है, और यहां पे हमने क्या देखा, Cu+2 से क्या बन रहा है, Cu बन रहा है, ठीक है। अब देखो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी कंडीशन आ जाए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाए, यानी कि जिस स्पीड से ये कन्वर्ट हो रहे हैं उसी स्पीड से ये कन्वर्ट हो। तो एक कंडीशन तो ऐसी आएगी ना कि आपकी सारी की सारी जिंक रोड क्या है, वो Zn+2 में, देखो हमने सोल्ट ब्रिज लगाया था। सोल्ट ब्रिज क्या काम करता है, आयन बैलेंस करता है। आयन तो बैलेंस करता है, लेकिन Zn+2 यानी कि Zn+2 की अमाउंट तो सॉल्यूशन में कंटिन्यूअसली बढ़ती रहेगी, और इधर Cu की अमाउंट, Cu+2 की अमाउंट क्या होती रहेगी, हमारे पास जो Cu है वो इकट्ठा होता रहेगा इस रोड पर। तो अगर हमारे इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब है कि दोनों सेल्स के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इक्वल होने का मतलब है यानी कि जो ई सेल है हमारा वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए। यहां पे जो वोल्टेज शो हो रही थी, वायर लगा के हमने वोल्टेज शो किया था, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मान लीजिए हम वोल्टेज निकाल रहे थे यहाँ पे V, यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ था, तो जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होती रहेगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन, तो हमारा जो वोल्ट मीटर है वो जो रीडिंग शो करता रहेगा वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और एट लास्ट क्या हो जाएगा, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इलेक्ट्रोड का जीरो होने का मतलब क्या है, ई सेल क्या हो गया, जीरो हो गया। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हमारे इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं। अगर मैं इस सेल के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करूं, इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करूं, तो इक्विलिब्रियम को हमें पता है रिप्रेजेंट करने के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन लिखनी पड़ती है, तो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे K इक्विलिब्रियम मेरे लिए क्या होगा, तो K इक्विलिब्रियम सिंपली क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, Zn+2। अब ये क्या है, यहाँ पे Cu सॉलिड में, यहाँ पे जिंक सॉलिड में है, तो प्रोडक्ट में Cu सॉलिड है, बट इसकी हम जो कंसंट्रेशन लेते हैं वो कितनी लेते हैं, यूनिटी लेते हैं। तो हमारे पास K इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा K इक्विलिब्रियम आ गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन याद करो, नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 एन log प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन।
एट इक्विलिब्रियम, मैं किस पे बात कर रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम पे हमारे पास क्या होगा, ई सेल इक्वल्स टू 0 एंड लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, इसे हम क्या लिख सकते हैं, के इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास क्या रिएक्शन, क्या इक्वेशन बनी, 0 इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एंड इसको क्या लिख सकता हूं, लॉग के इक्विलिब्रियम। लॉग के को क्या लिख सकते हैं, लॉग के इक्विलिब्रियम। तो यहां से हमारा रिलेशन क्या आया, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 बाय एन लॉग के इक्विलिब्रियम। ये हमारा रिलेशन आ गया ई नॉट सेल और के इक्विलिब्रियम के अंदर। इस फॉर्मूला पे हमारे पास क्या आते हैं, डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। So we are going to discuss a numerical on the formula which we have discussed. Calculate the equilibrium constant for the reaction at 298 Kelvin. हमें ये सेल रिएक्शन दे दी, हमें ये डाटा दे दी और हमें क्या कहा है कि हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला भी हमने देखा था, क्या था हमारे पास, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059 बाय एन लॉग के इक्विलिब्रियम। तो यहां से लॉग के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, n इंटू ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.059। ओके, अब ई नॉट सेल हमें निकालना है। ई नॉट सेल लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है, कैसे निकलता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन देखो किसका हो रहा है, Ag प्लस से क्या जा रहा है, Ag। तो Ag प्लस से Ag, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, कितना है, 0.80। एनोड मींस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Cu से Cu प्लस 2। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है Cu से Cu प्लस 2 का, कितना, 0.34। तो ये कितना आ गया, 0.46 वोल्ट। इसे फॉर्मूला में पुट कर देंगे हम। तो हमारे पास लॉग के इक्विलिब्रियम क्या आएगा, n कितना है, देखो n कितना नंबर, टोटल नंबर ऑफ चेंज हो रहा है, Cu से Cu प्लस 2 2, और यहाँ पे 2 Ag है, एक Ag एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो 2 Ag 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो ऑल ओवर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो n हमारे पास कितना है, 2। ई नॉट सेल हमारे पास कितना है, 0.46, उसे डिवाइड करेंगे 0.059 से। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 15 पॉइंट, ये आएगा 15.32 के अप्रोक्सीमेट, 39 कैलकुलेट कर लेना, अगर 15 के करीब नहीं आएगा। अच्छा, ये तो आया लॉग के इक्विलिब्रियम, है ना। एंटी लॉग निकालना पड़ेगा अगर के इक्विलिब्रियम निकालना पड़े। जनरली लॉग के इक्विलिब्रियम भी पूछ लेते हैं, अगर के इक्विलिब्रियम निकालना पड़े तो उसका एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग लेंगे, देखो एंटी लॉग का वैसे तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कैसे लेते हैं, फिर भी एग्जांपल बता देता हूं कि ये जो पॉइंट से इधर वाली वैल्यू होती है वो सीधी जाती है 10 की पावर में। अब 0.39 देखो, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.39, ये इस पे जाएगा अपना 0.49 के करीब जाएगा इसका आंसर। हाँ, तो ठीक है। और पॉइंट देखो 0.3, अब 0.49 बच गया। अब 0.4 के करीबन लॉग की कौन सी वैल्यू होती है, लॉग 2 कितना होता है, 0.3010। लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4771, यानी कि ये 0.4 के करीबन, लॉग 4 के करीबन आ जाएगा। तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेट इतना आएगा, नॉट एग्जैक्ट, लेकिन ये अभी मैंने आइडिया करना बताया है। मैं एंटी लॉग करना भी आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से फॉर्मूला यूज करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा रिलेशन इन बिटवीन द ईएमएफ ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम एक और रिलेशन पढ़ते हैं ईएमएफ ऑफ सेल का, इसके साथ में गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के साथ। तो अभी हमारा जो टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन EMF of cell and gives energy change, इनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। तो EMF of cell तो आपको अच्छे से पता ही है, गिब्स एनर्जी चेंज हम बात कर लेते हैं। और एक्चुअली गिब्स एनर्जी चेंज को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा जी से।
ये काम क्या आती है? तो 11th में आपने पढ़ा होगा थर्मो के अंदर, ये हमें बताती है कि कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस या कोई भी सिस्टम स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। स्पॉन्टेनियस मीन्स कोई अपने आप से कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए कंडीशन आपको पता होगी, किसी भी रिएक्शन के लिए या किसी भी प्रोसेस के लिए स्पॉन्टेनिटी के लिए कंडीशन होती है दैट डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। अगर किसी रिएक्शन के लिए, किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो वो रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। तो देखो गैल्वेनिक सेल में हमने क्या पढ़ा था? गैल्वेनिक सेल में हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन होती है, उससे हम क्या यूज करते हैं? एनर्जी जो निकलती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो देखना, पहले तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब समझो, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देना पड़ा या एक्सटर्नल एफर्ट नहीं लगाने पड़े, जो इजीली वे में अपने आप से हो गई, उसको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। तो याद करो, गैल्वेनिक सेल हमने कुछ इस तरीके से बनाया था, ठीक है। याद करो, इसमें आपने कुछ किया थोड़ी था, आपने ZnSO4 और जिंक CuSO4 और Cu, ये अपने आप से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, यहां से वायर से अपने आप से इलेक्ट्रॉन जा रहा था, तो ये तो फ्लो अपने आप हो रहा था। ये क्या थी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी तो हमारे पास डेल्टा जी इसके लिए क्या था? नेगेटिव था। अच्छा, अगर मैं डेल्टा जी की डेफिनेशन की बात करूं तो डेल्टा जी होता क्या है एक्चुअली? डेल्टा जी हमारे पास होता है नेगेटिव ऑफ, डेल्टा जी इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, डन बाय द सिस्टम। कि कोई सिस्टम है, स्पॉन्टेनियस है तो अपने आप नेगेटिव लग गया डेल्टा जी के आगे, तो नेगेटिव का मतलब क्या? अपने आप कर रहा है, कोई सिस्टम अपने आप से काम कर रहा है जो यूजफुल है। तो हमारा सेल क्या काम करता है? हमारा सेल बहुत सारे काम करता है, टॉर्च में डाल दो तो टॉर्च जला देता है, सब कुछ कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है हमें, तो ये क्या है? यूजफुल वर्क ही है हमारे लिए, ठीक है। तो डेल्टा जी को क्या होता है? माइनस यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। अब हम किस वर्क की बात कर रहे हैं? देखो वर्क तो बहुत सारे होते हैं, मैकेनिकल होता है, फिजिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। इस चैप्टर के अंदर हम किस वर्क की बात करेंगे? इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में। तो हमारे पास डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा? नेगेटिव W इलेक्ट्रिकल। अब W इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? ये वैसे फिजिक्स में पढ़ोगे ज्यादा, हमारे पास सिर्फ फॉर्मूले की अगर बात करें तो W हमारे पास वर्क का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अब इस Q को देखो, इस किसी भी सेल रिएक्शन में हमारे पास Q क्या होगा? Q हमारे पास होता है यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हम बात करूं मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ या 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो मान लीजिए अगर मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की अगर बात करूं तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10⁻⁻90। 1 मोल पे कितना हो जाएगा? एवोगाड्रो संख्या से इसको डिवाइड कर देते हैं। इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आती है जो होती है हमारी 96500 कूलम। 96500 कूलम, इसको हम कहते हैं 1 फैराडे। इसको हम फैराडे कांस्टेंट भी बोलते हैं और 1 फैराडे बोलते हैं। और 1 फैराडे है क्या? जनरली 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं? 1 फैराडे बोलते हैं। तो हमारे पास Q तो आ गया, Q अब 1 मोल पे इतना है तो N मोल पे कितना हो जाएगा? N इंटू फैराडे, है ना। 2 मोल इंटू 96500, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 पे आ जाएगा, 4 है तो 4 मोल पे आ जाएगा। इस तरीके से हम बात कर लेंगे। अच्छा, अब हमारे सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? सेल में पोटेंशियल डिफरेंस किससे डिनोट करते हो आप? E नोट सेल से या E सेल से डिनोट करते हो। तो हमारे लिए डेल्टा जी की वैल्यू आई क्या? तो हमारे लिए सबसे पहले तो W क्या हो गया? डेल्टा V को हमने किससे लिखा? E सेल से लिखा। और Q हमारे लिए क्या हो गया? N इंटू F हो गया। तो ये W हो गया हमारे लिए किसके लिए? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क। अगर मैं इलेक्ट्रिकल वर्क लिखूं यहाँ पे तो हमारे लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? देखो तो हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या हुई? नेगेटिव। क्या आना चाहिए डेल्टा जी? नेगेटिव स्पॉन्टेनियस के लिए। अच्छा, N हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो, और F फैराडे भी क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ध्यान रखना, E सेल मस्ट बी पॉजिटिव। E सेल क्या होना चाहिए? हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो हमारा जब W पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे आगे क्या साइन लगा हुआ है? नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। तो हमारे पास एक कंडीशन क्या बन गई कि स्पॉन्टेनियस सेल के लिए E सेल मस्ट बी
ग्रेटर देन 0। अभी जो लेक्चर डिस्कस किया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले में, मैंने आपको क्या कहा था, ई सेल 0 हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे और आपका सेल काम करना बंद कर देता है। तो ई सेल की वैल्यू अगर 0 हो गई तो हमारा सेल क्या कर देगा, काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हमें पता चली, ई सेल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, डेल्टा जी इक्वल्स टू एन एफ ई सेल। और अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड कंडीशन की, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये हमारा रिलेशन हो गया ईएमएफ ऑफ द सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज के बीच में, क्या, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एफ क्या है हमारे पास यहाँ पे, फैराडे कांस्टेंट, इसकी कितनी वैल्यू होती है 96500 कूलम। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा रिलेशन है। अभी इस रिलेशन पे एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, फिर और अच्छे से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट फॉर्मूले पे हम डिस्कस करते हैं एक न्यूमेरिकल, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द डेल्टा आर जी नॉट फॉर द रिएक्शन। डेल्टा जी नॉट की हमें वैल्यू पूछी है इस रिएक्शन के लिए, गिवन क्या है, ई नॉट सेल हमें दे दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल हमें दे दिया। एन देखना है तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, +2 से 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है हमारी, हम क्या लिखेंगे, -2। एफ कितना है हमें पता है 96500 कूलम पर मोल है। और ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2.71 वोल्ट आ गई। ठीक है, अब इसको देखो, इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास डेल्टा जी नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा 523030। ठीक है, किलोजूल पर मोल के अंदर कूलम और वोल्ट का कन्वर्जन करेंगे किलोजूल पर मोल, ये आंसर आएगा, सॉरी जूल पर मोल। अब इसको किलोजूल में अगर कन्वर्ट करना है हमें तो क्या करेंगे, -523.30, ये आ गया किलोजूल पर मोल। एक दिन मैं आपको नेक्स्ट से कन्वर्जन भी बताऊंगा, जैसे कूलम का किसमें कन्वर्जन करना है, वोल्ट का कन्वर्जन करना है ना, इनको बताएंगे आपको कन्वर्जन करके। तो ये हमने आज बात की रिलेशन ईएमएफ सेल की, किसके साथ में, कि इक्विलिब्रियम के साथ में भी, और किसके साथ में बात की हमने, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के साथ में भी। थैंक यू सो मच।